वेलकम टू परु ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम साकिब जावेद है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे हमारी डाटा स्ट्रक्चर्स इन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बेसिक थ्योरी हमें इससे पहले सीखनी है वो है एल्गोरिथम एनालिसिस। किस तरह हम एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए और किस तरह हम उन एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। सो क्लियरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस जिनके थ्रू हम एक लॉजिक डिज़ाइन करते हैं, जिससे हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें बहुत बड़े डाटा को जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज करना होता है, इसके लिए हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी कम से कम करनी होती है। सो दैट्स वाई वी नीड सम एफिशिएंट एल्गोरिथम कि हम अपने डाटा को उतने ही ज़्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकें। सो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हमेशा एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एल्गोरिथम भी एफिशिएंट हो और हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स भी उससे कंपैटिबल हो। सो हम एल्गोरिथम्स को क्यों एनालाइज करते हैं। सो डेफिनेटली हमें सबसे पहले किस चीज़ को देखना होता है कि हमें देखना होता है कि हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा है, उसका एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, कितना इनएफिशिएंट है। और अगर हमें उसी एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए किसी बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़े, यानी कि हमें कोई 10,000 या 20,000 इनपुट्स को सॉर्ट करना पड़े, तो क्या हमारा एल्गोरिथम उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा। सो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस। सो हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, हमें एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए जिसके ऊपर हम अपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं तो हम उनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स को में से किस तरह डिसाइड करेंगे कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा फास्ट है, कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा स्लो है। तो हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे और उसके साथ हम अपने एल्गोरिथम्स को कंपेयर करेंगे कि वो उससे कितने ज़्यादा कंपैटिबल आ रहे हैं। सो इसमें जो सबसे जो बेसिक टर्म हम यूज़ करते हैं वो होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी या रेट ऑफ ग्रोथ। तो हम रनिंग टाइम या रेट ऑफ ग्रोथ को टी ऑफ एन के थ्रू डिनोट करते हैं, जिसके अंदर एन जो है हमारे नंबर ऑफ़ इनपुट्स को शो करता है। नाउ हमारे पास एफिशिएंसी के लिए दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक टाइम और दूसरी होती है स्पेस। ठीक है, तो हम किसी भी एल्गोरिथम के हमारे पास दो रिसोर्सेज होते हैं, एक को हम कहते हैं टाइम एंड एक को हम कहते हैं स्पेस। सो जैसे ही टाइम से मतलब ये होता है कि हमारा एल्गोरिथम कितने टाइम के अंदर हमारे टास्क को कंप्लीट कर रहा है, और स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारा वो एल्गोरिथम कितनी स्पेस मेमोरी के अंदर ले रहा है। हमें टाइम भी कम से कम कंज्यूम करना है और स्पेस भी कम से कम कंज्यूम करनी होती है। और जब हम अपने डाटा को लार्ज कर देते हैं, यानी कि हमारी इनपुट ज़्यादा हो जाती हैं, तो तब इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे टास्क कंप्लीशन के अंदर। मूविंग ऑन, हमारे सपोज करें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्केयर एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्केयर माइनस सी एन प्लस 2। जब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कम है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यू कैन क्लियरली सी इन द ग्राफ कि इन दोनों की कर्व्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें नज़र आ रहा है। बट जैसे ही हम अपनी इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं 0 से 10 के अंदर, तो हम देखते हैं कि हमारी कर्व्स मूव करते हुए आगे जाते हुए काफ़ी क्लोज होती जा रही हैं। और एज़ वी इंक्रीज़ द इनपुट्स, यानी कि 10 से लेकर हम 100 पर चले गए हैं, तो वो और ज़्यादा करीब आ गई हैं। और जैसे हम इसको 1000 पर लेकर जाएंगे तो वो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगी। इट मीन्स कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस थी वो लार्जर इनपुट्स के लिए बिल्कुल इक्वल हो रही हैं। सो इससे हम क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थ्योरेटिकली देखते हैं इनका क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हमारे पास 1000 की इनपुट्स आ रही हैं, एफ़ के लिए भी और जी के लिए भी, सो उनकी कंप्यूटेशन के अंदर इक्वेशन के अंदर हम 1000 पुट करें तो एन स्केयर हमें डेफिनेटली ये वैल्यू देगा और जी ऑफ एन हमें ये वैल्यू देगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज देखें तो हमारे पास इनका एरर जो है वो 0.3% आ रहा है, यानी कि हायर वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास एरर रिड्यूस होकर 0.3% रह गया है। सो एंड एज वी अप्रोच टू एन इज अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये एरर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एन स्केयर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और माइनस सी एन प्लस 2 को हम इग्नोर कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोअर ऑर्डर टर्म्स, यानी कि लोअर ऑर्डर टर्म्स में एन आ जाता है और 2 आया जिसके एन की पावर 0 है, तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। और हायर इनपुट्स के लिए हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है सिर्फ हाईएस्ट पावर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो हमने एज्यूम क्या किया कि वी कैन थ्रो अवे द लोअर ऑर्डर टर्म्स, कि हम लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, एंड लीडिंग कोफिशिएंट्स को हाईएस्ट टर्म के वो भी इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर एन स्केयर की जगह 3 एन स्केयर होता और बाकी सब कुछ वैसे ही रहता, तो हम यहाँ पर 3 को भी इग्नोर कर सकते थे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर को भी इग्नोर कर सकते थे।
अब आ जाती है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम किन टर्म्स को अपनी इक्वेशन के अंदर इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3n² है तो हम उसके 3 को इग्नोर करके सिर्फ n² को ले सकते हैं। सो एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी क्या होती है कि जैसे ही हमारे इनपुट का साइज़ बढ़ता जाता है तो किस तरह हमारे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी चेंज होती है, तो हम एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी के थ्रू उसको डिटरमिन कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमें कुछ असिम्प्टोटिक नोटेशंस को स्टडी करना पड़ेगा कि हम किस तरह 2 या 3 एल्गोरिथम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। इनमें हमारा फर्स्ट वाला होती है बिग ओ नोटेशन, देन हमारे पास होती है बिग ओमेगा नोटेशन, देन हमारे पास होती है बिग थीटा नोटेशन एंड देन लिटिल ओ नोटेशन। हम बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिग ओ नोटेशन। सपोज करें हमारे पास एक एफ ऑफ एन फंक्शन है और एक हमारे पास जी ऑफ एन फंक्शन है और हम उन दोनों को ओ नोटेशन के थ्रू इस तरह लिख रहे हैं। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओ जी ऑफ एन। इट मीन्स के टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एन फॉर ऑल इनपुट्स एन ग्रेटर देन एन नॉट। ग्राफ के अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट है एन नॉट। जब हमारी इनपुट्स एन नॉट से ज़्यादा होती हैं तो वी कैन क्लियरली सी कि एफ ऑफ एन की कर्व नीचे है सी जी ऑफ एन की कर्व से। इट मीन्स के हमारा जो एफ ऑफ एन है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जी ऑफ एन से कम है। सो वैन एवर वी राइट एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओ जी ऑफ एन, इट मीन्स कि एफ ऑफ एन की कम्प्लेक्सिटी लेस देन और इक्वल्स टू है जी ऑफ एन के। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है द ग्रोथ रेट ऑफ एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एन। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एन है 2n² तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओ एन 4। इट मीन्स कि 2n² की ग्रोथ रेट n4 से कम है क्योंकि n² इज लेस देन n4। Similarly, we can write f of n is equals to o n3 and f of n is equal to o n²। f of n is equal to o n² हमने इसलिए लिखा है क्योंकि o नोटेशन के अंदर f of n is less than n और equals to g of n होता है। That's why we can also write f of n is equals to o n²। So technically हमारे तमाम आंसर्स राइट हैं। अब हमारे पास आई थी बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन रिवर्स होती है बिग ओ नोटेशन के। हमने पहले स्टडी किया था कि जी ऑफ एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इज इक्वल जी ऑफ एन, मगर यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ एन इज ग्रोथ रेट ऑफ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी ऑफ एन। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन सी जी ऑफ एन जी ऑफ एन इज इक्वल लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। पहले हमने लिखा था एफ ऑफ एन इज लेस देन इज इक्वल टू सी जी ऑफ एन। अब हमने लिखा है सी ऑफ जी ऑफ एन इज लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। सो वी कैन से कि ग्रोथ रेट ऑफ एफ ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ एन, जैसा कि हमने ग्राफ के अंदर भी शो किया हुआ है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो अगर हमारे पास n3 है और n² है तो हम लिख सकते हैं कि n3 इज इक्वल्स टू बिग ओमेगा n², यानी कि n3 का ग्रोथ रेट n² से ज़्यादा है। अब हमारे पास आई थी बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन क्लियरली लेस देन और ग्रेटर देन के लिए नहीं होती, ये सिर्फ इक्वल्स टू के लिए होती है। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन तो दोनों की अगर दो ग्रोथ रेट अगर सेम होगा तो हम उसको लिखेंगे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ जी ऑफ एन। यानी कि अगर एफ ऑफ एन n² है जी ऑफ एन भी n² है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग थीटा जी ऑफ एन, राइट। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमारे पास हाफ n² माइनस 3n इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n², यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो हायर ऑर्डर टर्म है वो है n²। सो इसकी जो ग्रोथ रेट होगा या टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो सिर्फ n² होगी। तो n² इज इक्वल्स टू बिग थीटा ऑफ n²। बट 6n3 इज़ नॉट इक्वल्स टू बिग थीटा n² क्योंकि n3 और n² की पावर इक्वल नहीं है। n3 का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा n² से। देन हमारे पास आई थी लिटिल ओ नोटेशन। हमने पहले स्टडी की बिग ओ नोटेशन, अब है हमारे पास लिटिल ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन के अंदर क्या होता था, वो होता था एफ ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, मगर लिटिल ओ नोटेशन के अंदर एफ ऑफ एन इज़ ओनली लेस देन जी ऑफ एन, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एन। ओके, सो अगर हमारे पास आता है 2n² तो ओ बिग ओ नोटेशन के अंदर हम 2n² इज इक्वल्स टू बिग ओ n² लिख सकते हैं, मगर लिटिल ओ के अंदर हम उसको नहीं लिख सकते। वाई? क्योंकि इसके लिए सिर्फ n² की पावर कम होनी पड़ेगी, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू लिटिल ओ n² हो सकता है, मगर 2n² इज इक्वल्स टू लिटिल ओ n² नहीं हो सकता। यानी कि ये इक्वालिटी के लिए सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ लेस देन के लिए सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन हो जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन, तो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो हमारी जो आउटपुट की कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास t1 ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग ओ एफ ऑफ एन एंड t2 ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग ओ जी ऑफ एन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इन दोनों में से जिसकी कम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होगी वही हमारे आउटपुट की कम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो
दोनों की कम्प्लेक्सिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारी आउटपुट की कम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास T1 ऑफ n की जो कम्प्लेक्सिटी है वो n स्केयर है और T2 ऑफ n की कम्प्लेक्सिटी n क्यूब है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो है n क्यूब, तो हमारी आउटपुट की फिर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n क्यूब आएगी। मगर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्केयर मल्टीप्लाई बाय n क्यूब विल गिव अस n5। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारी कम्प्लेक्सिटी आउटपुट की n5 आएगी। अगला रूल क्या है वो है कि अगर हमारे पास कोई T1 और T इंटू एन इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k, अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एन है ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी, तो इसकी हाईएस्ट कम्प्लेक्सिटी है बिग एन, हाईएस्ट ऑर्डर है वो एन स्केयर, सो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग थीटा ऑफ एन स्केयर। अगर हमारे पास लॉग का कोई फंक्शन आ जाता है, फॉर एग्जांपल लॉग के ऑफ एन, तो जो हम लॉग की पावर ले रहे होंगे वही उसकी कम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि लॉग के फंक्शंस बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि उनका कंप्यूटेशनल टाइम बहुत स्लो कम होता है, यानी कि जल्दी से ज़्यादा जल्दी आप हमारे फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर हम इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 है तो हम 3n प्लस 1 को अज्यूम करें एक सेपरेट इक्वेशन, तो 3n प्लस 1 की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है थीटा ऑफ n, बिग थीटा ऑफ n, यानी कि 3n प्लस 1 इज इक्वल्स टू बिग थीटा ऑफ n। सो हम अपनी इक्वेशन के अंदर उसकी जगह पर बिग थीटा ऑफ n लिख सकते हैं, यानी कि 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n स्केयर प्लस बिग थीटा ऑफ n। सिमिलरली उसने इस इक्वेशन के अंदर किया है, हम देख सकते हैं। और यहाँ पर उसने इक्वालिटी के रिलेशन को शो किया है कि जब हम n इज इक्वल्स टू ओ एन स्केयर लिखते हैं कि इट डजेंट मीन कि n की कम्प्लेक्सिटी ओ एन स्केयर के इक्वल है। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन जो ये शो करती है कि n बिलोंग्स टू ऑफ एन स्केयर, यानी कि उसके रिलेशन को वो शो करती है इक्वालिटी, वो ये नहीं बताती कि उन दोनों की कम्प्लेक्सिटी इक्वल है। हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट फंक्शन हैं सी, लॉग एन, लॉग स्केयर एन, और इनकी आगे उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से फंक्शन हैं। और अगर इनके टिपिकल ग्रोथ रेट्स को रिलेट करें आपस में तो हमारे पास ये एक रिलेशन बनता है कि लॉग ऑफ एन सबसे कम है, देन लॉग स्केयर एन, देन लॉग के एन, उसके बाद एन है एन लॉग एन। तो हम आप इसके अंदर देख सकते हैं किस तरह ये ग्रो कर रहे हैं सारे फंक्शंस। ग्राफिकली उसने इन सब फंक्शंस को सेपरेटली शो किया और नीचे ये डिफरेंट कलर्स के थ्रू उसने दिखाया हुआ है। तो अगर आप इनको क्लोजली रिलेट करें इक्वेशंस के थ्रू तो आप इजीली समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है इनमें। अब हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। वो ये क्या करता है कि अगर हमने कंप्यूट करना हो मैथमेटिकली कि हमारी दो रिलेशन, दो इक्वेशंस के दरमियान कौन सी नोटेशन का रिलेशन है, यानी कि बिग थीटा है, बिग ओमेगा है या लिटिल ओ नोटेशन है, तो हम उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, और दोनों का अगर हम लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी और हमें आंसर भी इन्फिनिट का इनडेफिनिट आंसर आए हमारे पास, तो हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल से। अगर एल हॉस्पिटल रूल के अंदर आपको पता है क्या करना होता है, हम दोनों एफ ऑफ एन जी एफ एन दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं और दोबारा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। अगर हमारी लिमिट का आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि एफ ऑफ एन यानी कि जो हमारा न्यूमिनेटर होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। और अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं है तो उन दोनों की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर हमारे पास इन्फिनिट आ जाता है तो इट मीन्स कि जी ऑफ एन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी कम्प्लेक्सिटी लेस देन है एफ ऑफ एन से, यानी कि लिटिल ओ नोटेशन से हम शो करेंगे इसको। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि एल हॉस्पिटल्स रूल कैसे काम करता है। तो आपको पता है कि हमने डेरिवेटिव लेना होता है और डिनोमिनेटर का भी और न्यूमिनेटर का भी। दैन हमारे पास एफ ऑफ एन है और जी ऑफ एन है। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें इसके थ्रू, यानी कि 25 एन स्केयर प्लस एन और एन स्केयर, तो अगर हम जब लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनडेफिनेट आंसर आता है, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करने में क्या कहते हैं, हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन का डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 50n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n। और दोबारा जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो दोबारा मुझे ये क्या आंसर देता है, इनडेफिनिट आंसर देता है। तो मैं इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 50/2 जो कि मुझे कांस्टेंट देता है 25, राइट। सो 25 अगर मेरे पास कांस्टेंट आ गया और मैंने अपने रूल्स के अंदर ये चीज़ स्टडी की पहले कि अगर कोई कांस्टेंट मेरे पास आ जाएगा तो उन दोनों की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मेरी एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग थीटा ऑफ एन स्केयर, यानी कि इन दोनों की कम्प्लेक्सिटी क्या है, इक्वल है। अब
अब हम चलते हैं आगे मॉडल की तरफ। मॉडल क्या चीज़ है? मॉडल हम एक ऐसी एजम्पशन और ऐसे रूल्स डिफ़ाइन करते हैं, ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं और हम अपने तमाम एल्गोरिथम्स के साथ कंपेयर कर सकें। यानी कि हमने एक मॉडल बना लिया और हम अपने तमाम एल्गोरिथम्स की कम्प्लेक्सिटीज़ को उस मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे कि वो उससे कम है या ज़्यादा है। नाउ मॉडल कंप्यूटेशन के अंदर हमारे पास कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हम ये सेट करते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रही होंगी, राइट? यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन की हैं वो हमेशा वन टाइम यूनिट लेंगे, यानी कि एक क्लॉक साइकिल लेकर उसको कंप्यूट करेंगे। और हम ये भी अज्यूम करेंगे कि हमारी जो मेमोरी है वो इन्फिनाइट है, यानी कि हमें मेमोरी का कोई इशू नहीं है। हमारे पास जितना बड़ा भी डाटा आ जाए हम उसको ईजिली उस मेमोरी का इशू के बगैर हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी कुछ एजम्पशंस हैं थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए। और हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ हमारे पास आती हैं। मगर हम थ्योरेटिकली जब सॉल्व करते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास कंपाइलर नहीं है, ना ही हमारे पास कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफरेंट है। हम उसको सिंपल तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। नाउ व्हाई डू वी यूज़ अ मॉडल? हम मॉडल को यूज़ क्यों करते हैं? हम मॉडल को ये प्रूव करते हैं, हम एक मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं और हम अपने तमाम एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करके एस्टिमेट लगाते हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। यानी कि हमारी सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी और हमारी थ्योरेटिकल कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मगर हमारे इस मॉडल के थ्रू जब हम कंपेयर करेंगे तो इसके डिफरेंस के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा जो एरर होगा वो कम से कम होगा। नाउ हमने मॉडल भी डिज़ाइन कर लिया, अब हमने इसके अंदर एनालाइज़ क्या करना है। सो एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे एल्गोरिथम के रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमारे एल्गोरिथम के दो रिसोर्सेज होते हैं, एक होती है मेमोरी और एक होता है कंप्यूटेशनल टाइम। हम जब भी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं तो हमें दो इश्यूज आते हैं, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक होता है मेमोरी। तो एल्गोरिथम के अंदर जब हम एनालाइज करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे उसका टाइम कम से कम हो और सेकेंड उसकी स्पेस कम से कम यूज़ हो। अब जो फैक्टर्स हैं जो रनिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं एक एल्गोरिथम के अंदर, सबसे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होते हैं उसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपाइलर डिज़ाइन, एल्गोरिथम यूज्ड, राइट। अब और इनपुट टू एन एल्गोरिथम। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंपाइलर डिज़ाइन जिस पहले से सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन होता है, इसको हम चेंज कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें अगर अपने एल्गोरिथम को एफिशिएंट बनाना हो तो हम देखेंगे हम किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। हम हमेशा अपने एल्गोरिथम को चेंज कर सकते हैं और अपने इनपुट को चेंज कर सकते हैं। तो हम अगले मेथड्स के अंदर स्टडी करेंगे हम किस तरह अपने एल्गोरिथम्स को सेट करें कि हमारी एफिशिएंसी कम ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट। तो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंपाइलर को स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एल्गोरिथम्स और उसके इनपुट एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे। इनपुट को स्टडी करने का मकसद ये है कि जब हमारे पास लार्ज डाटा आ जाता है बड़ी इनपुट्स का, तो हम उसको किस तरह उसके लिए अपने एल्गोरिथम्स को रिजॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, अगर हमने अपने एल्गोरिथम को रिजॉल्व करना है तो साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम बिकम्स लार्ज। जब हमारी बड़ा डाटा आ जाता है तो हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है उसको हल करने के लिए। तो हमें ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम हमारे पास क्या होती है, सपोज करें हमारे पास लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक के मुकाबले में कम है, इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व कर पाएगा हमारे प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक के मुकाबले में। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व करेगा एक्सपोनेंशियल के मुकाबले में, राइट। अब हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, उनको कहते हैं बेस्ट केस रनिंग टाइम और होता है ये वर्स्ट केस रनिंग टाइम। अब बेस्ट केस रनिंग टाइम क्या करता है कि हम अपनी इनपुट की परमुटेशन करें। परमुटेशन मीन्स कि हमने इनपुट को अरेंज करें। अगर हमारी इनपुट इस तरह अरेंज्ड है कि हमारी जो रन टाइम एफिशिएंसी है वो कम से कम है, यानी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कम से कम है, तो हमारे पास वो बेस्ट केस आएगा, यानी कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ उस चीज़ को कंप्यूट कर लेगा। और अगर हमारी इनपुट की परमुटेशन इस तरह है कि रन टाइम एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा टाइम जब वो ले सकता है उसको सॉल्व करने में, तो वो हमारा हो जाएगा वर्स्ट केस रनिंग टाइम। तो हमारे पास दो चीज़ें आगे होती है, बेस्ट केस और एक होती है वर्स्ट केस, राइट। तो हम हमेशा अपने एल्गोरिथम्स को वर्स्ट केस के लिए स्टडी करेंगे ताकि हम हर तरह की इनपुट को कवर अप कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में है इनपुट, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको 5 सेकंड लग रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लग रहे हैं 15 सेकंड। तो हमारा 5 सेकंड हमारी बेस्ट के रनिंग टाइम और 15 सेकंड हमारा वर्स्ट केस रनिंग टाइम। तो हम अपने एल्गोरिथम्स को वर्स्ट केस के लिए डिज़ाइन किया करेंगे ताकि हम हर तरह के इनपुट के परमुटेशन को कवर अप कर सकें। ये हम ग्राफिकली हमने कुछ शो किया है। अगर हमारे पास n इनपुट हो तो हमारे पास 6n वर्स्ट केस है और 3n बेस्ट केस है, और 5n और 4n हमारे पास क्या आ जाते हैं, एवरेज केसेस आ जाते हैं।
सो हम हमेशा 6n के केस के लिए स्टडी करेंगे ताकि हमारे जो हर तरह की इनपुट है वो उसके अंदर कवर हो रही हो। नाउ अब हमारे पास आता है बेस्ट पार्ट, जो कि है एल्गोरिथम एनालिसिस, यानी कि रनिंग टाइम कैलकुलेशन करनी है हमने किसी भी एल्गोरिथम की। उसके अंदर हमारे पास कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने लीडिंग कॉन्स्टेंट्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं और लोअर ऑर्डर टर्म्स को भी इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और वो कहता है कि हमें रनिंग टाइम को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि अगर हमारा डाटा बहुत लार्ज है तो उसके इसके अंदर हमारा जो रनिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। ये एक सिंपल एग्जांपल, एक फंक्शन लिखा हुआ है इंट सम, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है इंट n, और उसके अंदर एक लूप लगा हुआ है और वो एक पार्शियल सम को ऐड करता जा रहा है बार बार लूप के अंदर, और पार्शियल सम को फिर वो रिटर्न कर रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डिक्लेरेशंस के लिए हम कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं लगाते, यानी कि उसका कोई क्लॉक साइकिल यूज़ नहीं होता। पार्शियल सम इज़ इक्वल टू 0 जब हम करते हैं, हम एक असाइनमेंट कर रहे हैं कि पार्शियल सम की वैल्यू 0 है तो उसको 1 क्लॉक साइकिल लगेगा। लूप को अगर हम गौर से देखें तो वी कैन सी कि इसके अंदर i इज़ इक्वल टू 1 एक हमारे पास असाइनमेंट हो रही है, ठीक है। i इज़ लेस देन इज इक्वल टू n प्लस 1 टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम n टेस्ट ले रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम n प्लस 1 टेस्ट यहाँ पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा +1 वाला टेस्ट होता है, लास्ट वन, वो इस लूप को ब्रेक करने के लिए होता है, राइट। और फिर i प्लस प्लस हम n जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा i प्लस होगा, तो हमारे पास n नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंट्स हो रही हैं, राइट। तो इस लाइन को इतने क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं, यानी कि लूप हमारा इतनी दफ़ा चलेगा। अब हमारे पास है पार्शियल सम की असाइनमेंट, और ये है पार्शियल सम इज इक्वल टू पार्शियल सम प्लस i स्टार i। हमारे पास 4 यूनिट्स ऑफ n असाइनमेंट है, n एडिशन है, एंड 2 मल्टीप्लिकेशंस पर लूप है, यानी कि हर लूप के अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन है, i स्टार i और i स्टार i। उसके अंदर फिर हम पार्शियल सम को ऐड कर रहे हैं, ये एक एडिशन की मल्टीप्लिकेशन है, और फिर हम उसको असाइन कर रहे हैं पार्शियल सम के इक्वल टू 12, यानी कि हमारे पास 4 फंक्शन इस लाइन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। और 4 फंक्शंस कितनी दफ़ा चलेंगे, वो जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा उतनी दफ़ा चलेंगे। और एंड में रिटर्न स्टेटमेंट को एक टाइम कम्प्लेक्सिटी लग जाए, एक क्लॉक साइकिल लग रहा है। तो अगर हम सब इक्वेशंस की, सब इंस्ट्रक्शंस की लेदर टाइम को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 1 सिर्फ असाइनमेंट के लिए, फिर 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए, प्लस 4n प्लस 1। 4n हमने इसलिए लिखा है क्यों कि 4 टाइम्स इस इक्वेशन को लग रहे हैं, और n टाइम्स हमारा लूप चलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय n हम यहाँ पर प्लस 4n कर रहे हैं, और प्लस 1 हमारी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 6n प्लस 4। अगर हम 6n प्लस 4 की टाइमिंग सेटिंग निकालें तो वी कैन इग्नोर 4 एंड 6n, देन 6n प्लस 4 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। तो ये हमारी इसकी कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। मगर अगर हमने इस प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनसिग्निफिकेंट जो असाइनमेंट्स हैं और इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि असाइनमेंट इक्वल्स टू वाली, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम रिटर्न स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, जिसको एक क्लॉक साइकिल लगना है। बट जो हमारा लूप है, जो कि हमारा कम्प्लेक्स पार्ट है कोड का, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चल रहा है। हमारा लूप n टाइम्स चल रहा है, तो इट मीन्स कि हाईएस्ट कम्प्लेक्सिटी इस कोड की n ही हो सकती है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो वी राइट t ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n, राइट। अब हमारे पास कुछ जनरल रूल्स आ जाते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई फॉर लूप है, तो फॉर लूप की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर लूप के अंदर लिखी हुई है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी दफ़ा हमारा लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लूप है इसको 1 क्लॉक साइकिल लगेगा इस इंस्ट्रक्शन को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइम द लूप रन्स, वो है n टाइम लूप रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू n। सो इसकी टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। तो लूप्स के लिए जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी उसकी टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। देन हमारे पास नेस्टेड लूप्स आ जाते हैं। तो नेस्टेड लूप्स की टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दोनों लूप्स की कम्प्लेक्सिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाहर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला लूप भी n टाइम्स चल रहा है, तो हम दोनों की कम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू n स्क्वायर, सो इट गिव्स अस बिग O ऑफ n स्क्वायर। देन हमारे पास 2 लूप्स आ जाते हैं, एक बाहर है और एक अंदर, यानी कि एक सिंपल लूप लगा हुआ है और एक उसके बाद हमारे पास नेस्टेड लूप लगा हुआ है। सो जो हमारा नेस्टेड लूप है, यानी कि जिसके अंदर नेस्टेड लूप्स ज़्यादा लगे होंगे, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वही हमारी फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी होगी। यानी कि बाहर वाले लूप की कम्प्लेक्सिटी है n, अंदर वाले नेस्टेड लूप की कम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर।
सो n प्लस एन स्केयर गिव्स अस बिग O ऑफ n स्केयर। सो इसी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास बिग O ऑफ n स्केयर। अब हमारे पास आए थे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अपनी टेस्ट कंडीशन की कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे और जिस कंडीशन के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि द रनिंग टाइम इज़ नेवर मोर देन द रनिंग टाइम ऑफ द टेस्ट प्लस द लार्जर ऑफ द रनिंग टाइम्स ऑफ S1 एंड S2। S1 एंड S2 को क्या कह रहा है, S1 हमारी इफ़ है और S2 हमारी एल्स है। इन दोनों में से जिसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी वही हमारे फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारी इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ एक फॉर लूप लगा हुआ है और एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप लगा हुआ है। सो हमारी जो नेस्टेड फॉर लूप है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वही हमारी फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी होगी। अगर हमारा ये नेस्टेड फॉर लूप फॉर के अंदर पहली इफ़ के अंदर लगा होता तो जो हम फिर इफ़ इस वाले S2 के हमारा जो S1 है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी थी वही हमारे फिर फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी होती। यानी कि इन दोनों में से इफ़ और एल्स में से जिसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी वही हमारे फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी होगी। नाउ बेसिक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कभी भी किसी कोड को देखते ही शेयर फाइंड आउट करना कि उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। हम हमेशा डीपेस्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डीपेस्ट पार्ट हमारा कौन सा होता है, वो पार्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है हमारे कोड के अंदर। कोई भी फॉर लूप लगे हुए हैं, नेस्टेड फॉर लूप लगे हैं, तो वो हमारे कोड का सबसे कम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। तो हम उनको ही देखते हुए बता सकते हैं कि हमारे कोड की कम्प्लेक्सिटी क्या है। अब हम कोई एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, वो एग्जांपल है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। हम किस तरह इस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD निकालने के लिए हमारे पास होता है। हम इसकी लॉजिक को गूगल भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान लॉजिक है इसकी। हम एक एग्जांपल के थ्रू आगे इसको देखते हैं। हमने 50 और 15 का GCD निकालना हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमारे पास 5 आता है। ये किस तरह आता है, इस एल्गोरिथम के थ्रू हम वो स्टडी करते हैं। इसकी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, m = n³ + r, जहाँ पर m जो है, r जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, n हमारे पास जो है वो आ जाता है डिवाइज़र, और q हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास डिवीजन के अंदर ऊपर बचता है उसको आई थिंक कोशेंट कहते हैं, आई गेस कोशेंट ही कहते हैं उसको, आई डोंट नो। अगर हम आगे एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। m हमारे पास वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम अगर हमारा GCD m × n आ रहा है तो अगली दफ़ा वो GCD n × r होगा, यानी कि उन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो और जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो, हम उसका GCD दोबारा कैलकुलेट करेंगे। और n में जब तक हमारे पास वो वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती, n की वैल्यू, और जो लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर का हमारा आंसर होगा। ये एल्गोरिथम अभी आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया होगा, मगर हम अब एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है 324 एंड 148। अगर हमने इनका GCD निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 324 को 148 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 28। 148 मल्टीप्लाई बाई 2 + 28 गिव्स अस 324। ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखी थी m = n³ + r, वो यहीं पर उसने लिखी है कि 324 = 148 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 28, यानी कि 28 हमारे पास r है, n हमारे पास 128 है और q हमारे पास 2 है, राइट। अब जो हमारी अगली GCD होगी, हमने जैसे कहा था GCD m × n विल बी इक्वल टू GCD n × r, यानी कि अब हमारा n और m हमारा n बन जाएगा और n हमारा r बन जाएगा। तो हमने अगली दफ़ा क्या किया, हमने 148 जो हमारा n था हमने उसको m बना दिया 148, और जो हमारा रिमाइंडर बना था 28 हमने उसको बना दिया r इधर। अब हम 148 पर डिवाइड करेंगे 28 के ऊपर, तो 148 = 28 मल्टीप्लाई बाई 5 + 8। हमारा रिमाइंडर अब है 8 और हमारा n है अब 28। अब हम दोबारा इसको कन्वर्ट करेंगे GCD n × r में, तो अब हमारा 148 हो जाएगा, 148 की जगह आ जाएगा 28, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा n की जगह पर 8। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ज़ीरो नहीं हो जाता। इस स्टेप में अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया है तो हमारा लास्ट नॉन ज़ीरो जो रिमाइंडर था वो था 4, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा 324 148 का वो होगा 4। अब इसी कोडिंग को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है अनसाइंड इंट GCD, ये फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक m आ रहा है और एक हमारे पास पैरामीटर n आ रहा है, और हम इन दोनों का m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट कर रहे हैं। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिमाइंडर int n। अब हम एक लूप चलाते हैं और इस लूप में हम क्या करेंगे, हम अपने बार बार रिमाइंडर को कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक कि हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जब भी हम
डिवाइड करते जाएंगे और हमारा n 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब हमारा रिमाइंडर जो अब n बनना था, r जो है हमारा 0 जब इधर n आके बनना था, तो जब तक हमारा n 0 नहीं हो जाता हम तब तक उस लूप को चला रहे हैं। हम सबसे पहले रिमाइंडर हम फाइंड आउट करते हैं m%n के थ्रू। और अब जैसे कि हमने चेंज करना था GCD m इंटू एन को GCD n इंटू आर को, तो हमारा अब m इज इक्वल टू n हो जाएगा और n इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो वही किया, m इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू रिमाइंडर, और हमारा लूप दोबारा चलेगा और इस बार दोबारा वो रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा और हम इस चीज़ को चेंज करते जाएंगे जब तक कि हमारा n ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर होगा उसके बाद ही हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा। तो हमारा लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर यहाँ पर 4 था, तो हम 4 आते ही इस लूप को ब्रेक कर देंगे और हमारा रिमाइंडर जो है m वो रिटर्न हो जाएगा लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर। सो इट मीन्स कि हमारा जो 4 था वो यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब किस तरह हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। जिस तरह हमने फॉर लूप स्टडी की, हमने इफ स्टेटमेंट स्टडी की। तो अगर हम सपोज करें, ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा हमारी इनपुट या हमारा डाटा 2 पर डिवाइड हो रहा होता है, हर दफ़ा जब लूप चलता है तो हमारी जो कम्प्लेक्सिटी आती है वो होती है log of n। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे हमारा डाटा किस तरह 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पहले 2 स्टेप्स के बाद डाटा तकरीबन 2 पर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। किस तरह? 324 को हमने डिवाइड करते हैं तो 148 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाता है। 142 डिवाइड 28 आ जाता है, 28 के बाद 8 आ जाता है। तो 8 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। यानी कि अब हमारा डाटा हाफ होना शुरू हो गया है। तो 2-3 स्टेप्स के बाद हमारा डाटा हाफ होना शुरू हो जाएगा बड़ी इनपुट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इनपुट्स बहुत थाउजेंड्स के अंदर हैं तो 2-3 स्टेप्स के बाद वो भी 2 पर डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा डाटा हाफ होना शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी log of n। log of n की हमने क्यों कहा? log of n क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारी log की बेस होती है वो हमेशा 2 होती है। तो दैट्स वाई जब हमारा डाटा 2 के ऊपर डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को log 2 of n कर देते हैं। इसके बाद जो हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो होगी पावर कैलकुलेशन के अंदर। तो उसके अंदर प्रॉपर्ली आपको इक्वेशन के थ्रू मैं समझाऊंगा कि किस तरह हम log of n की कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। हमारी अगली एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर कैलकुलेशन। अगर हमारे पास फंक्शन है, हमने पावर कैलकुलेट करनी है 3 की पावर 9, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सो ऑन टू n टाइम्स हम 9 टाइम्स हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। तो हम 9 टाइम्स जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 9। हम किस तरह इस कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने थाउजेंड्स पावर लेनी है किसी नंबर की तो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थाउजेंड्स, राइट? हम मगर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको कम से कम करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं कि हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक रिकर्सिव एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर। किस तरह कि हम अपनी पावर को 2 पर डिवाइड करना शुरू करते हैं, राइट? अगर हमारे पास x की पावर n हमने कैलकुलेट करनी है, जिस तरह इसको यहाँ पर है, तो हम अपनी पावर को n/2 कर रहे हैं अगर हमारा n इवन है। और अगर हमारा ऑड है तो हम n-1/2 डिवाइड बाई 2 n-1/2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x करते हैं। ये किस तरह काम कर रही है कोई हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 3⁻14 कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स कि हम उसको 13 टाइम मल्टीप्लाई कर दें आपस में। नो, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने 14 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आता है 7। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखते हैं, तो 3⁻2 बाहर हमारे पास पावर आ जाती है 7। अब हम 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं 9, तो हमारे पास अगली जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 9⁻7। अब हमारे पास पावर क्या आ गई है 7। अब हम 7 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 7-1 डिवाइड बाई 2, तो 7-1 6 डिवाइड बाई 2 3। तो हमारे पास 3 आ गया, जो हमने पहले लिखा था पिछली स्लाइड के अंदर। ये xn-1/2 स्टार x-1/2 स्टार x लिखेंगे, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया 9 स्टार n स्केयर बाय की पावर 3, राइट? अब हमारे पास 9 स्केयर आया था, वो होता है 81। तो हमारे पास अब अगली वैल्यू क्या होगी 81⁻3। अब 3 हमारे पास अगेन एक ऑड पावर है, तो हम इसको दोबारा करेंगे 3-1 डिवाइड बाई 2, तो इट विल बी 3-1 2 डिवाइड बाई 2 विल बी 1। सो इसको हम लिख सकते हैं 81 स्टार 81 स्केयर, राइट? अब 81 स्केयर इज इक्वल टू 6561। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 6561 से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 81 से, जैसा कि उसने यहाँ पर किया हुआ है। इसी इक्वेशन को
इसी क्वेश्चन को उसने इस तरह लिख दिया है, राइट। उसका जो आंसर आया है वो अब उसको लिखेगा 6531441 मल्टीप्लाई बाय 9। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा था 9 3 जो उसने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से, वो मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो मल्टीप्लाई बाय 9 विच विल गिव अस 4782969 द आंसर विच इज़ इनफैक्ट 3 यानी कि हमने उसको कम स्टेप्स के अंदर कैलकुलेट कर लिया, बजाय उसको हम 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पावर को डिवाइड किया और हमने 4-5 स्टेप्स के अंदर उसको ईजिली क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। यानी कि हर दफ़ा हमारी पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। इसकी कोडिंग को अब हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो इसकी कोडिंग है वो काफ़ी इजी है। यहाँ पर इसको किस तरह कर रहा है, वो एक रिकर्सिवली हमारा फंक्शन कॉल आउट कर रहा है, इंट पावर लॉन्ग इंट एक्स अनसाइंड इंट एन, यानी कि x हमारे पास नंबर है और n हमारे पास पावर है जो हमने उसकी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले रिकर्जन के अंदर हम क्या करते होते हैं, हम हमेशा एक बेस केस डिफाइन करते होते हैं अपने लिए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बेस केसेस हो सकते हैं, जब हमारी पावर 0 हो जाए, जब हमारी पावर 1 हो जाए। सो जब हमारी पावर 0 हो जाएगी तो हम डेफिनेटली किसी भी चीज़ की पावर 0 लेते हैं तो हम रिटर्न, उसका आंसर क्या आता है 1, तो हम यहाँ पर रिटर्न 1 कर रहे हैं। और जब भी हमारी पावर 1 रह जाएगी तो हम किसी भी चीज़ की पावर 1 लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, तो हम उसको रिटर्न x कर रहे हैं। आगे हमारे पास एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है कि अगर हमारी पावर इवन है तो वो क्या करे, वो n को डिवाइड बाय 2 करे और साथ x स्टार x को रिटर्न करे। जैसे कि हम पहले कर रहे हैं कि जब भी हमारी पावर 14 इवन पावर थी तो हमने क्या किया, हमने x स्टार x 3x3 उसको 3x3 स्केल लिख लिया, वो हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया और साथ हमने पावर को भी हाफ कर दिया। तो अब हम, और पावर हमारी 14 से क्या हो गई थी, 7 हो गई थी, राइट। ये इस केस के लिए जब हमारी पावर होगी इवन। अगर हमारी पावर है ऑड, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x स्टार x पावर से फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, पावर को हाफ करेंगे, मगर इस बार हम साथ एक x को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं 9 स्केल की पावर 3, राइट। तो ये हमारे पास बेसिक कोड आ जाता है पावर को एक्सपोनेंशियली कैलकुलेट करना। अब अगर हमने टाइम को कंप्यूट करना है तो हम रिकर्जन के अंदर क्या करते होते हैं, सबसे पहले बेस केस का टाइम लिखते होते हैं। बेस केसेस हमारे पास 2 हैं, n = 0 n = 1, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, t of n = 2। ये 2 हमारे बेस केसेस के लिए आ जाता है। और हर दफ़ा इफ़ और एल्स में से कोई एक स्टेटमेंट चला करेगी, यानी कि अब हमारी इनपुट n पहले थी तो वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है, तो t × n/2। हम 2t × n/2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारी हर दफ़ा जब भी रिकर्जन कॉल होगी तो इन दोनों में से हमारी कोई एक स्टेटमेंट चला करेगी। तो 2 + t × n/2 हमारी क्या आ जाती है, t of n। अगर हम इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करना शुरू करें तो t of n = t × n/2 + 2, ये हमारे पास इक्वेशन आई। अगर हमारी इनपुट 1 है तो क्या होगा, हमारी इनपुट 1 के लिए इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट चलेगी, वो है 1, राइट। तो n हमारा अगर 1 है तो रिटर्न x हो जाएगा, यानी कि हमारी सिर्फ एक स्टेटमेंट चली है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आ गई हमारे पास 1। अगर हमारी इनपुट है 2 तो क्या होगा, t2 को हम यहाँ पुट करेंगे तो t × 2/2 = 1 + 2, राइट। तो हमने पहले कैलकुलेट किया कि t × 1 हमारे पास 1 था, तो 1 + 2 = 3। सिमिलरली अगर हम अपनी इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हैं 4, 8, तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास क्या आती आ रही हैं, वैल्यूज़ आती जा रही हैं। तो अगर हमारा इफ़ n = 2k है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि t of n will be equals to 2k + 1, यानी कि k की, अगर हम यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करें इस इक्वेशन से, तो हम क्लियरली लॉग इक्वेशन को थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ n = 2k देन k = log 2n। अब यहाँ पर मैंने जो पहले बात की थी कि कंप्यूटर्स के अंदर जो लॉग की बेस होती है वो 2 होती है, तो इस इक्वेशन को जब हम लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास k = log 2 इसकी बेस होगी, n बनेगा। तो यहाँ पर जो ये लॉग हमने लिखा हुआ है, तो इस लॉग की जो बेस है वो 2 है, ये हमने हमेशा याद रखना है। नाउ 2 log n + 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर बन जाती है। तो अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी निकाल लें तो वी कैन इजीली इग्नोर 1 एंड इजीली इग्नोर द कोफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर। तो 2 और 1 को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो इसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी बिग O ऑफ log ऑफ n। सो इस तरह हमने इसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर ली। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स एल्गोरिथम्स से लेके उसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने तक और उसकी कम्प्लेक्सिटी क्यों हमने कैलकुलेट करने तक सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट आपने लेना था वो हमने फॉर लूप्स का लेना था कि किस तरह हम फॉर लूप्स की कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं,
और अगर हमारे पास डाटा हाफ हो रहा हो तो उसकी कम्प्लेक्सिटी हम किस तरह निकाल सकते हैं। अगर आपने 2-3 एग्जांपल्स और देखनी है लॉग ऑफ n की कम्प्लेक्सिटी की, तो आप बाइनरी सर्च को जाकर स्टडी करें। बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है कि हम अपने डाटा को हाफ करते करते अपने जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है हम उसको अपने डाटा को हाफ करते हुए सर्च करते हैं, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, लॉग ऑफ n होती है, राइट। तो बाइनरी सर्च और पावर एक्सपोनेंशियल और लॉग ऑफ n की कम्प्लेक्सिटी के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसको आप मज़ीद स्टडी करें और प्रैक्टिस करें तो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब बेसिक थ्योरी लेने के बाद अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज़ और प्रायोरिटी क्यूज़ वगैरह की। इस ट्यूटोरियल के लिए इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने तमाम एल्गोरिथम्स को स्टडी कर लिया है। तो मूविंग ऑन, अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम अपने कोडिंग को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच।